यूपीएससी चेयरमैन साहब ने अपनी एक पोस्ट में बता दिया कि यूपीएससी का डिफाइंड सिलेबस क्या है, और साथ में यूपीएससी पी 2026 का पेपर एकदम जस्टिफाइड था। टफ तो था लेकिन अपसेट बिल्कुल नहीं था। इतनी चालाकी से उन्होंने काम किया। मैं आपको समझाता हूं बिटवीन द लाइंस मीनिंग कैसे समझते हैं, जो ये कहना चाहते हैं मैं आपको समझाता हूं, शायद आपका दिमाग थोड़ा खुले और आप चीजों को बेहतर तरीके से समझ पाए। व्हाट इज डिफाइंड सिलेबस एंड क्रिटिकल एनालिसिस, 2 पॉइंट समझाने जा रहा हूं। सिलेबस कैसे पता चलेगा? चेयरमैन साहब जो सोर्सेस बोलेंगे, उन सोर्सेस में जो भी लिखा हुआ है वो सब अब सिलेबस का पार्ट है। तो चेयरमैन साहब क्या बोलते हैं, पढ़िए कि प्रोविजनल आंसर की हमने रिलीज कर दी है। आई अंडरस्टैंड दिस ईयर प्रीलिम्स फेल्ट क्वाइट टफ and challenging for many aspirants, not all aspirants, some many aspirants. In such situation, official provisional answer key provides much needed clarity. Most answers are based on, यानी sources कौन से? Standard textbook, government website, government press release and reputed newspaper. The core sources serious aspirants rely on. तो जिनसे ये पेपर नहीं हुआ 2026 का ढंग से उन्होंने तैयार की, आंसर नहीं आ रहे उनके गलत हो रहे या फेल हो रहे हैं, तो वो सीरियस एस्पिरेंट की कैटेगरी में ही नहीं है, क्योंकि उन्होंने 4 चीजों को उन पर रिलाय नहीं किया। अब मेरी बात समझिए ध्यान से, अगर ये बात ये नहीं भी कहते तो अभी तक भी यही सब चीजों पर सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट, सारे टीचर्स रिलाय कर रहे हैं। मैंने आपको प्रेसिडेंशियल एड्रेस पढ़ाया जो कोई नहीं पढ़ाता था, मैंने आपको इंडिया ईयर बुक के बारे में बताया, पीआईबी के जो डेटा है वहां से निकाल के बताया, गवर्नमेंट वेबसाइट से निकाल के बताया। सारे टीचर्स, मैं नहीं, सारे टीचर्स यही करते हैं। गवर्नमेंट वेबसाइट, न्यूज़पेपर, प्रेस रिलीज, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, इन्हीं से सारा काम करते हैं। करेक्ट? तो चेयरमैन साहब ने ओपनली ये बात बोल दी और बोला इनमें जो कुछ भी लिखा हुआ है वो सब सिलेबस का पार्ट है, क्योंकि ये सोर्सेस है, सोर्सेस में जो भी लिखा है सिलेबस का पार्ट है। विच मींस अंडर द सन जो भी आता है वो सब सिलेबस का पार्ट है। क्यों? कौन सी स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक, किस टेक्स्ट बुक की बात कर रहे हैं आप? कौन सी गवर्नमेंट वेबसाइट्स? मोर देन 50 मिनिस्ट्रीज हैं। लेट्स टेक इट नॉर्मल कि 50 से ज्यादा मिनिस्ट्रीज हैं, 50 से ज्यादा गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं। किस पर रिलाय करें? और किस पर रिलाय करने का मतलब है कि क्या क्या जो भी पोस्ट हो रहा है सब कुछ पढ़ें, यानी लेंथ टू ब्रेथ 0 to 100 सब कुछ पढ़ डालें। क्या कैपेसिटी होगी स्टूडेंट के पास जो ये सब पढ़ेगा? सारी वेबसाइट में रोज डेली कुछ ना कुछ अपडेट आते हैं, वो पूरी की पूरी मोर देन 50 वेबसाइट्स खोलेगा, सब कुछ चेक करेगा, नोट्स बनाएगा और सब कुछ करेगा। साथ में न्यूज़पेपर भी पढ़ेगा, प्रेस रिलीज जितने हो रहे हैं प्रेस रिलीज वो भी पढ़ेगा, और साथ में स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक तो पढ़ेगा ही पढ़ेगा। और उस स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में छोटी सी, बड़ी बड़ी मोटी मोटी टेक्स्ट बुक में कहीं छोटी जगह पर कुछ चीज लिखी होगी, एक फैक्ट लिखा होगा, यूपीएससी वो फैक्ट पूछ लेगा और आपको याद रहना चाहिए वो फैक्ट। ये है सिलेबस, ये है डिफाइंड सिलेबस। विच मींस बहुत लोग तालियां पीट रहे थे कि हमने यूपीएससी को प्रेशराइज किया तो यूपीएससी ने टफ बोल दिया, उन्होंने सोर्सेज बता दिए। अरे किस बात का ढिंडोरा पीट रहे हैं आप? बजाओ ताली, बजाओ। किस बात के लिए ताली बजाएं? पहले भी अंडर द सन था, पहले भी वेग था, आज भी वेग है। क्या बदल गया? कुछ नहीं बदला हमारे। और यूपीएससी ने प्रोविजनल आंसर की देकर बहुत बड़ी कोई बात नहीं कर दी। हमें ब्रिटिशर्स ने आजादी देकर कोई बड़ी बात नहीं कर दी, हमारा हक था, हमने लड़के मांगा है। तो प्रोविजनल आंसर की डेमोक्रेसी में इनको देना चाहिए, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी इनको पूरी तरह से एक्सप्लेनेशन भी देनी चाहिए साथ में। हमने लड़ाई करके हक से मांगी है, इन्होंने कोई अपने आप दे नहीं दी है, प्रोविजनल आंसर की लड़ाई की है। तब जाके कई स्टूडेंट्स, कई टीचर्स, कई इंस्टीट्यूट मिलकर पूरी तरह से लड़ाई की है, तब जाके प्रोविजनल आंसर की आपके सामने आ रही है। ऐसे तो ब्रिटिशर से आजादी की बातें बहुत लोग करते रहे, लेकिन आजादी नहीं देते तो लड़ाई जायज नहीं थी क्या? और आजादी अगर हमें मिली है तो हमें लड़ाई के बल पे मिली। उन्होंने, ब्रिटिशर्स ने प्लेट में परोस के नहीं दे दिए। आई होप यू आर गेटिंग द कॉन्टेक्स्ट ऑफ दिस। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि इन्होंने कोई खराब किया, अच्छा काम किया, लेकिन अच्छा काम करने का मतलब ये नहीं कि उनकी वाहवाही है। वाहवाही हम सब की है, स्टूडेंट, टीचर्स, कोचिंग इंस्टीट्यूट सब की है जिसने उस लड़ाई पे पार्टिसिपेट किया। अब ये सिलेबस आपके सामने है, इस सिलेबस में इतनी ढेर सारी वेबसाइट है, आप खुद ही सोचिए आप क्या क्या पढ़ेंगे, आप क्या क्या पढ़ेंगे। अच्छा, पढ़ भी लिया तो यूपीएससी 2026 के कुछ क्वेश्चन दिखाता हूं और आप देखिएगा। क्षेत्र पत्नी मिस्ट्रेस ऑफ द फील्ड ओरिजिनेट कौन से टेक्स्ट से हो रहा है? तो आप जाइए पूरा का पूरा ऋग्वेदा पढ़िए, पूरा अथर्ववेदा पढ़िए, अष्टाध्यायी पढ़िए, अर्थशास्त्र पढ़िए, पूरा पढ़िए जाकर, और उसमें इस टर्म के बारे में कहां पे लिखा है। अगर ये टर्म पूछ ले, फैक्ट पूछ ले, तो क्योंकि ये सिलेबस के अंदर है, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में है, सिलेबस के अंदर है, तब आपको ये पता होना चाहिए। और हर एक टीचर को ये पता होना चाहिए कि बच्चे को ये पढ़ाना है।
दूसरा सवाल, यूएन पीस कीपिंग ऑपरेशंस और पीरियड ऑफ द ऑपरेशन, मिनिस्ट्री की वेबसाइट पे दिया होगा। ये सब कुछ आपको आना चाहिए एकदम फुल फॉर्म के साथ। उनका पीरियड ऑफ ऑपरेशन क्या है ये फैक्ट आना चाहिए। फिर इंडियन आर्मी कॉर्प्स और उनका हेडक्वार्टर क्या है, ये 3 कॉर्प्स, 4 कॉर्प्स, 14 कॉर्प्स, ये सारा आपको आना चाहिए। मिनिस्ट्री की वेबसाइट पर होगा, स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक में होगा, आपको आना चाहिए। ये सवाल, एक्स बॉर्न इन यूके वाज कन्फर्ड नोबेल प्राइज इन 2025, प्रोफेसर इन एन अमेरिकन यूनिवर्सिटी व्हेन दिस प्राइज वाज अनाउंस्ड, आइडेंटिफाई द एक्स। अब हमें छोटे छोटे इन एक्स का नाम याद होना चाहिए कि इनमें से कौन सा एक्स है, और यहां तक कि ये पूरा प्रिसाइजली याद होना चाहिए कि यूके में बॉर्न हुए हैं, प्रोफेसर अमेरिकन यूनिवर्सिटी में जब प्राइज अनाउंस किया गया। ये तो आप अगर ऐसे सवाल बोल रहे हैं, किस लिमिट तक तैयारी करनी चाहिए? सबसे पहली बात ये, आप मेमोरी या कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी किस पर ध्यान देना चाहते हैं? which means अगर आप मेमोरी ही देखना चाहते हैं, रट्टाफिकेशन, तो आज के जमाने में, जिस जमाने में हम जी रहे हैं, जिस एआई के युग में हम जी रहे हैं, वहां पर आप गूगल एआई कुछ भी करके आपको मेमोरी चाहिए, फैक्ट चाहिए, वो फैक्ट लाकर कोई भी दे देगा आपको। एस्पिरेंट में आप क्या चेक कर रहे हैं? इस प्री एग्जामिनेशन में एस्पिरेंट एक स्टूडेंट के अंदर आप क्या चेक करना चाहते हैं? रोट लर्निंग कि क्या रट्टा मारा, कितनी हद तक रट्टा मारा है, या उसके दिमाग में कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी थी कि नहीं। इससे पहले यूपीएससी के जितने भी पेपर हो रहे थे उसमें एक लिमिट तक ये समझ में आ रहा था कि कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी, एक सेम पेपर बनता था, समझ में आता था। अब अगर स्टूडेंट आपको लगता है कि अब ये सब डिफाइंड हो गया है, तो टीचर, कोचिंग इंस्टीट्यूट अब पूरी दुनिया भर का आपको सब कुछ पढ़ा देंगे। चलो एक बात, पहली चीज इंपॉसिबल है कि सब कुछ पढ़ाना, वो भी डिफाइंड पीरियड में। 5 साल का कोर्स करते हैं, 5 साल में भी पूरा नहीं होगा, क्योंकि हर दिन कुछ ना कुछ नया आएगा, हर दिन वो ऐड होगा, हर दिन वो सिलेबस का पार्ट बनेगा। गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि हर चीज पढ़ाना। चलो किसी के लिए मान लेते पॉसिबल हो भी गया, तो क्या किसी स्टूडेंट के लिए पॉसिबल है कि हर चीज याद रखेगा? हर चीज याद रखेगा? अब वो क्या पूछ लेंगे आपको पता नहीं है, तो कितनी लिमिट तक याद रखोगे? पहले तो यूपीएससी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख के समझ में आता था कि चलो ये जोन है, ये एरिया है। अब ऐसे सवालों को देखकर क्या जोन है बताइए? इन सवालों को देखकर क्या जोन है? जोन ही समझ में नहीं आएगा, तो किसकी अकाउंटेबिलिटी है फिर? माफ कीजिएगा, एक चीज मैं आपको स्पष्ट रूप से बोलता हूं, यूपीएससी गलती करता है, यूपीएससी ऐसा पेपर बनाता है और भुगतते हैं सब। आपको लगता है टीचर एडवांटेज पोजीशन पर है, आपको लगता है कोचिंग इंस्टीट्यूट कोई एडवांटेज पोजीशन पे बैठा है। नहीं साहब, अगर आपकी दुर्दशा हो रही है, आप परेशान हो रहे हैं, स्टूडेंट आप परेशान हो रहे हैं, तो टीचर इक्वली परेशान हो रहा है। यूपीएससी की गलती है कि यूपीएससी इतना अपसर्ड पेपर बना रहा है। टीचर कितनी लिमिट तक पढ़ाएगा? आप खुद सोचिए, व्हाट इज द लिमिट ऑफ दिस? इसका कोई लिमिट नहीं है। Who is accountable? Is teacher accountable? No, teacher is also on the negative side. अगर ऐसा पेपर बन रहा है तो टीचर की बस की बात भी नहीं है, स्टूडेंट की बस की बात भी नहीं है। तो किसकी गलती? स्टूडेंट की या टीचर की या यूपीएससी की, जो ऐसा पेपर बना रहा है? तो जब स्टूडेंट, आप किसी टीचर को, जैसे किसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में गए, देख रहे हैं कि आप टीचर को भी कोस रहे हैं, मुझको भी कुछ लोग कमेंट कर देते हैं, तो आप मुझे बोल लीजिए, आपको जो मन है बोल लीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आप गुस्से में हैं, आपका दर्द है, आपका पेन है, मैं समझता हूं भाई, जब नहीं आता कि अरे, लेकिन आप एक बार, बस एक बार सोचिए सामने वाले टीचर की क्या गलती है। अंडर द सन वो क्या सब कुछ पढ़ा भी सकता है? वो तो वो पढ़ा सकता है जो यूपीएससी के ट्रेंड के अकॉर्डिंग है, पर यूपीएससी ट्रेंड चेंज करके कुछ ऐसा पूछ ले, ये सब पूछ ले, ये सब कौन पढ़ा सकता है? कौन पढ़ाएगा आपको? ये कौन पढ़ाएगा आपको? ये आपको कौन पढ़ाएगा? और अगर मान लेता हूं एक बार कोई पढ़ा भी देगा, आप इसको याद रख पाएंगे? सोचिए आप, अगर आप परेशान हैं तो टीचर भी इक्वली परेशान है, इक्वली परेशान है। तो हु इज अकाउंटेबल? ये चीज मेमोरी चेक करें, कॉन्सेप्चुअल लेसन। और सीसेट का पेपर, इज इट रियली क्वालिफाइंग? क्वालिफाइंग का पेपर मतलब होता है कि एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मैथ्स, रीजनिंग, कॉम्प्रिहेंशन की एक स्टूडेंट को है, तो जीएस में वो कैसा परफॉर्म कर रहा है ये चेक करेंगे आप। इसलिए पेपर 2 क्वालिफाइंग है। व्हेन यू मेक क्वालिफाइंग पेपर सच टू अ सच डिफिकल्ट लेवल, इतना टफ बना देंगे, क्वालिफाई करना ही इतना मुश्किल हो जाए कि लोहे के चने चबाने जैसा हो जाए, तो क्वालिफाई ही वही करेंगे जिनको मैथ्स, रीजनिंग
या साइंस बैकग्राउंड के हो, मैथ्स बैकग्राउंड के हो, उनको अच्छा होगा, उनका तो हो सकता है, चलो चांसेस है। आपको क्या लगता है बीए एमए इन बैकग्राउंड वाले बच्चों का अगर मैथ्स अच्छा नहीं है, बायोलॉजी पढ़ने वाले स्टूडेंट का मैथ्स अच्छा नहीं, तभी तो मैथ्स नहीं लिया, बायोलॉजी लिया है ना, उससे आप कैसे चेक कर सकते हैं कि मैथ्स रीजनिंग उसको ऐसी आनी चाहिए, इस लेवल की आनी चाहिए? एंड विद दैट टू आपकी जो आंसर की है, एक सवाल आपने रिमूव कर दिया क्योंकि आपको पता था वो गलत था। आपकी आंसर की में ठीक है, आप उसको रिप्रेजेंटेशन लेकर आप उसको करेक्ट करेंगे, ठीक है, देखते हैं करेक्ट करते हैं कि नहीं करते हैं। एंड विथ सीसैट कॉम्प्रिहेंशन देयर इज अ सब्जेक्टिविटी, तो अगर हम रिप्रेजेंटेशन डाल भी दें कि इसका आंसर ये होना चाहिए, मे बी आप चेंज ना करें, तो आपके आंसर की में खुद साथ में सीसेट की कॉम्प्रिहेंशन, मैथ्स एंड रीजनिंग, एक स्टूडेंट से आप क्या उम्मीद करते हैं? क्वालिफाइंग पेपर को अगर आप क्वालिफाई नहीं करने दोगे, आपको जीएस चेक करना था ना, आप सीसेट में ही क्वालिफाई नहीं करने दोगे, तो जो नॉर्मल, आपको एक नॉर्मल एप्टीट्यूड वाला बच्चा चाहिए ना, अब उसका नॉर्मल एप्टीट्यूड है तो आप क्वालिफाई करो सेकंड पेपर, उसके बाद जीएस का पेपर आप चेक करो। अब बहुत से लोग ये कहते हैं सर इन एनी वे 14,000 बच्चों का सिलेक्शन तो होगा। मैं आपसे सिंपल बोलता हूं, मान लीजिए मेरी क्लास में 1000 लोग हैं, मैंने एक पेपर करवाया है 100 नंबर का, 1000 लोगों में से मुझे 5 बच्चे टॉप 5 चाहिए, सभी बच्चों के नंबर आए हैं 0 0 0 0, तो लेट्स से कि 980 स्टूडेंट्स के नंबर आए 0 और 15 स्टूडेंट्स के नंबर आए 1 1 1 1 और 5 स्टूडेंट के नंबर आए हैं 2 3 4 5 6, तो आउट ऑफ 100 इनके जो मार्क्स आए 2 3 4 5 6, तो ये टॉप 5 में है, तो कट ऑफ जितनी होगी उसके हिसाब से इन पांचों को मैं सिलेक्ट कर लूंगा। पर आप बताइए 14,000 में ये 5 लोग सिलेक्ट तो हो गए, पर क्या इनके पास वो एप्टीट्यूड है जो आप चाहते थे इस एग्जामिनेशन के प्रोसेस से? जब हम रिजर्वेशन की बात करते हैं तो कहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशिएंसी रहनी चाहिए, इतना रिजर्वेशन देना है। आप सिंपल मुझे एक रैशनल बात बता दो, क्या आप 2 3 4 5 6 अगर कट ऑफ नीचे जाती है, विच मींस कि नंबर कम ला रहे बच्चे, फिर भी आप उतने तो सिलेक्ट करेंगे, तो क्या एडमिनिस्ट्रेशन में इफिशिएंसी ऐसे लाएंगे आप? इस तरह से आ जाएगी? मेरा सवाल आपसे हाथ जोड़ के विनती है और सवाल है, और अगर आपको लगता है जितने मैंने रैशनल आपको दिए, जितने आपको मैंने तथ्य दिए, तो अगर आपको लगता है, अगर आपको 0.001% भी अपने अंदर ये चीज लगती है आज कि नहीं नहीं गलत हुआ है और री एग्जाम अगर किसी वजह से नहीं करवा सकते, तो मैं सिर्फ इतना कहूंगा, जिनके साथ अन्याय हुआ है, जो लास्ट अटेम्प्ट वाले हैं, उनके पास अटेम्प्ट खत्म हो गए, उनका बेचारों का पूरा जीवन ही लास्ट अटेम्प्ट था, पूरी मेहनत से लड़ाई कर रहे थे, लगे हुए थे कि इस बार करके दिखाएंगे, पूरा जुनून था, मोटिवेशन था, वो एग्जाम से नहीं हारेंगे, वो लाइफ से हार जाएंगे। उनके मन में जो चोट लगेगी कि वो कभी किसी के साथ फेयरनेस की उम्मीद, अपने साथ तो फेयरनेस की उम्मीद करेंगे ही नहीं, उनको लाइफ ही अनफेयर दिखेगी। लाइफ अनफेयर है, आई अंडरस्टैंड, आप शॉक दीजिए यूपीएससी जी, आप शॉक दीजिए, जो मनाए आप शॉक दीजिए, शॉक देने की लिमिट है, एक सही ढंग से शॉक देना जरूरी है, वरना इंसान मर सकता है। शॉक दीजिए ताकि वो जाग जाए, उसकी चेतना जाग जाए, उसका कॉमन सेंस चेक करें आप, उसका एप्टीट्यूड चेक करें, कामनेस चेक करें, रिलैक्स माइंडसेट चेक करें। पर आप शॉक दे के मार ही देंगे तो फिर बचा क्या, बचा कौन? और जिसके लिए आप ये सिलेक्टिव पूरा सिलेक्शन का प्रोसेस है, क्या वो स्टूडेंट आपके पास इस प्रोसेस से सही आ जाएंगे? क्या इन क्वेश्चन का जवाब देकर आपको लगता है ये मैंने कुछ बस ऐसे सिलेक्ट कर लिए हैं आपके लिए, ताकि आप समझे इस बात को, और भी सिलेक्ट कर सकते थे? तो ये जो आपने सिलेबस बताया है, क्या ये अंडर द सन सब कुछ है? तो अब टीचर कितना पढ़ाए, स्टूडेंट कितना पढ़े? आप मुझे एक बार, अगर आप तक ये वीडियो पहुंच रही है यूपीएससी जी, तो चेयरमैन साहब हाथ जोड़कर आपसे विनती है, हम मासूम लोगों के ऊपर एक बार रहम करके एक बार बस बता दें, या तो आप खुद ही क्लैरिफाई कर दें कि एग्जैक्ट सिलेबस, डिफाइंड सिलेबस क्या है, हम उसके अकॉर्डिंग अपने स्टूडेंट्स को सिखाएंगे, पढ़ाएंगे, बताएंगे। या तो आप कृपया करके जैसे आपने प्रोविजनल आंसर की डाली है, ऐसे ही कृपया करके एक पूरा क्लैरिफाई कर दीजिए कि सिलेबस ये डिफाइंड है। आपको एंशिएंट हिस्ट्री में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये 3 4 5 10 15 20 50 जितने टॉपिक चाहिए उतने टॉपिक आपको पढ़ने, ये प्रिसाइज है। इनसे हम पूछेंगे सवाल, ये प्रिसाइज कम से कम क्लैरिटी तो दे सकते हैं सिलेबस में
क्लैरिटी सिलेबस में दे दीजिए। आपने आंसर की में बता दिया, आंसर की का एक्सप्लेनेशन दे दीजिए, एक्सप्लेनेशन के सोर्सेज बता दीजिए कि कहां से आपने उठाया है। और आप ये भी सोचिए कि क्या ये सोर्सेस या इस टाइप के क्वेश्चन से क्या निकल के आउटकम आएगा, इनको कौन पढ़ सकता है, कौन कर सकता है, और किस लिमिट तक पढ़ाई की जा सकती है। स्टूडेंट्स, वेलकम। कमेंट सेक्शन में आप अपने ओपिनियन रख सकते हैं। अगर मेरी कोई बात आपको बुरी लग गई तो आई एम वेरी सॉरी, बट मेरा ये जेन्युइन ये पूरा पॉइंट ऑफ व्यू था जो मैंने आपको समझाने की कोशिश की इस वीडियो से। अगली वीडियो में और भी चीज़ें समझेंगे कि फ्यूचर आगे क्या करना चाहिए, किस तरह का हमें अपनी स्ट्रेटजी अडॉप्ट करनी चाहिए। तो मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको एक सही ढंग से इस पूरे 2026 के एनालिसिस से समझा सकूं कि आगे क्या करना चाहिए। टिल देन यूपीएससी के साथ रिक्वेस्ट ही कर सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी आपसे सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है कि जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, जो समझाई हैं, अगर उसका 0.001% भी आप फील कर सकते हैं कि हाँ इन बातों में सच्चाई है, तो शायद कुछ स्टेप लेना। इस जैसे आज़ादी हमने मांगी थी क्योंकि हमारे हक की थी, तो ये भी हमारा हक है जो हम मांग रहे हैं। स्टूडेंट्स, क्या आपका हक नहीं है ये? अगर हक है तो क्या हम मांग नहीं कर सकते हैं? अगर हमारी हक जायज़ हैं तो क्या हक नहीं हमें मिलना चाहिए अपना? प्लीज थिंक ऑन दिस। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, कैसी भी सिचुएशन हो लाइफ में, किसी भी पड़ाव पर हो, सबके साथ इनजस्टिस होता है। लाइफ इज नॉट फेयर एट ऑल। मैं तो हमेशा ये बोलता रहता था, मैंने शॉर्ट्स में बोला था कि कलयुग है, लाइफ फेयर नहीं है, यूपीएससी से तो क्या फेयरनेस की उम्मीद है। लेकिन फिर भी एक कोशिश जरूर की जा सकती है दोबारा मुस्कुराने की, दोबारा खड़े होने की, दोबारा हिम्मत दिखाने की। नॉट कि आप यूपीएससी करें, अपने लाइफ में आप खड़े हो जाएं, आप अपने कॉन्फिडेंस को गिराएं नहीं। ये ना सोचें कि आपसे कुछ नहीं हो सकता, बहुत कुछ हो सकता है। आपके पास जो स्किल थी बस उसका एग्जाम नहीं हो, इस बार किसी और चीज का एग्जाम हो गया। प्लीज फ्रस्ट्रेट मत होइए, अपने आप को काबिल समझिए। जीवन में जो भी करेंगे अच्छा करेंगे। मेरी बेस्ट विशेस आपके साथ है। आज के लिए इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू, नमस्ते, जय हिंद।